नमस्कार। दृष्टि एचसीएस पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप हरियाणा से हैं और एचसीएस के अभ्यर्थी हैं तो सेशन में आपका स्वागत है। नॉन हरियाणवी है मतलब हरियाणा राज्य से नहीं है लेकिन आप एचसीएस के अभ्यर्थी हैं फिर भी और एचसीएस की जो आने वाली परीक्षा है 2027 उसकी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, क्योंकि हरियाणा जीके तो पूछी ही जाएगी एचसीएस के एग्जाम में, चाहे भले ही प्रारंभिक परीक्षा हो मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए इस सेशन में इस तरीके से चीजें कवर कराई जाएंगी कि आपकी जो प्रारंभिक परीक्षाएं आने वाली 2027 की उसमें भी आपकी मदद हो और जो मुख्य परीक्षा है यदि उसमें कोई प्रश्न आए तो वहां पर भी आपकी मदद हो और आपको ये पता चल जाए कि हरियाणा में एचसीएस का जो एग्जाम होता है उसका क्या पैटर्न है प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। यदि आप इस हरियाणा की सीरीज को कंप्लीट करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी आपको कि हरियाणा जीके से आपको पहली बात तो डर नहीं लगेगा। जो भी चीजें पूछी जाएंगी आपको एक आइडिया होगा कि कैसे कैसे चीजें पूछी जाती है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे कवर करना है, कितना डेप्थ होना चाहिए, कितनी फैक्चुअल मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। हम अभी तक 3 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में और 3 जो सेशन पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं उनको देखिए जाकर, जहां पर हमने हरियाणा का जो भूगोल है उसको कवर किया और बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था और बिल्कुल डेप्थ में जाकर के जितना हो सकता है मुख्य परीक्षा से भी संबंधित, मतलब कि आपको पता है ना मुख्य परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है तो इस बार का एचसीएस का पेपर उठा के देख लीजिएगा। जितने भी प्रश्न आते हैं मुख्य परीक्षा में वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डिमांड करते हैं कि आप कितना सोच सकते हैं, आप दोनों डायरेक्शन में, आप प्रोज भी आप सोच सकते हैं, आप कॉन्स भी सोच सकते हैं, आप एग्जामिन कर सकते हैं, आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है आपके अंदर। तो यदि हरियाणा से कोई प्रश्न आया तो वो भी इसी प्रकार से आएगा। तो ध्यान रखिएगा हरियाणा जीके ऐसे ही करनी है आपको, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों को एक साथ लेकर के आगे बढ़ना है, प्लस स्टैटिक में पार्ट भी होना चाहिए प्लस करंट पार्ट भी होना चाहिए, ये दोनों भी आगे आपको लेकर के चलना है। तो चलिए आज से जो सेशन होंगे हरियाणा के, आने वाले जो 3 सेशन होंगे उसमें हम हरियाणा का इतिहास होगा उसको कवर करेंगे। आज के सेशन में हम एंशिएंट हरियाणा को कवर करेंगे कि प्राचीन जो हरियाणा है उसका इतिहास क्या रहा, कैसे रहा। हम हड़प्पन दौर से शुरुआत करेंगे और ऐसे चलते चलते हम 6th सेंचुरी एडी तक आएंगे, मतलब हर्षवर्धन का जो पीरियड था वहां तक आएंगे। उसके बाद जो अगला जो सेशन होगा उसमें हम मध्यकालीन हरियाणा उसको कवर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो सेशन होगा जो तीसरा होगा इसी में ही हरियाणा के इतिहास में, वैसे ओवरऑल तो वो 6th सेशन होगा, उसमें हम आधुनिक हरियाणा को कवर करेंगे जिसमें मॉडर्न इंडिया से उसको कनेक्ट करके हरियाणा के इतिहास को, कि हरियाणा से कौन कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो भारत की जो आजादी थी उसमें हरियाणा राज्य से जिन्होंने योगदान दिया, उस टॉपिक को कवर करेंगे और फिर हमारा हरियाणा का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस बार भी 2026 का जो पेपर आया था हरियाणा के इतिहास से, खास करके आधुनिक जो हरियाणा है मतलब मॉडर्न हरियाणा से, वहां से एक प्रश्न पूछा गया था 1857 की क्रांति से कनेक्ट करके, देखिएगा उस प्रश्न को। सो ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप तभी दे सकते हैं जब आपने थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के चीजें कवर की। चलिए प्राचीन जो हरियाणा है उसका इतिहास देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको ये पता है कि हरियाणा की जो लोकेशन है वो कहां है। आप कहेंगे उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत का जो इतिहास रहा है उसके अंदर ही हरियाणा के इतिहास होगा। भाई प्राचीन जो भारत का इतिहास है उसी के अंदर प्राचीन हरियाणा का इतिहास भी तो निहित होगा ना। कि आपको पता है कि उत्तर भारत में किसी समय पर हड़प्पन सभ्यता थी तो हरियाणा में भी हड़प्पन सभ्यता होगी। तो अब हम जब प्राचीन हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे कवर करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हड़प्पन जो कालीन के और हड़प्पन सभ्यता से संबंधित ऐसी कौन कौन सी साइट थी और ऐसे कौन कौन से अवशेष हैं जो हरियाणा में मिले हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख जो साइट्स हैं वो बताइए, उनके फीचर्स बताइए, उनकी लोकेशन बताइए कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वहां मिला क्या है। यदि आपने ये कवर कर लिया तो आपने प्राचीन हरियाणा का एक जो सब टॉपिक है जो जिसको हम बोलते हैं हड़प्पन सभ्यता हरियाणा में, उसको आपने कवर कर लिया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यह भी कवर करना पड़ेगा कि वैदिक सभ्यता हरियाणा में कहां पर थी, कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से अवशेष मिले हैं। जो महाजनपद का जो समय था, और आपको पता है कि जो कुरु जो महाजनपद थी वो हरियाणा के आसपास का ही एरिया रहा है, तो कुरु जनपद से संबंधित क्या क्या चीजें रही हरियाणा में ये बताइए। महाभारत जो काल रहा उसमें थानेसर का और कुरुक्षेत्र का क्या रोल रहा ये बताइए आप। तो जब हम प्राचीन हरियाणा का इतिहास पढ़ते हैं तो हम ऐसे चीजों को कवर करके हम चीजों को कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब हम एंशिएंट इंडिया को भी पढ़ते हैं या फिर प्राचीन हरियाणा को भी कवर करते हैं तो पहले हम एक टाइमलाइन देखते हैं।
तो टाइमलाइन आपको कुछ ऐसे समझनी है कि टाइमलाइन में जो एंशिएंट इंडिया है उसको पढ़ने के लिए हम पहले उसमें ये देखते हैं कि पहले आता है स्टोन एज, और स्टोन एज में भी हम उसको और डिवाइड करके पढ़ते हैं कि आप सभी को पता है कि लगभग 20 लाख साल पहले से और लगभग 10,000 बीसी तक का जो इतिहास है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल बोलते हैं। उसके बाद हम 10,000 बीसी से और लगभग अप्रोक्सीमेटली कहीं पर 7,000 बीसी होगा, कहीं पर 8,000 बीसी, लेकिन रफली मान के चलिए आप 10,000 बीसी से और लगभग 8,000 बीसी तक का ये जो कालखंड है, ये जो टाइमलाइन है, इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक, मतलब मध्य पाषाण काल। और फिर आता है एक नियोलिथिक जिसको हम बोलते हैं नव पाषाण काल, और ये है लगभग 7,000 बीसी या 8,000 बीसी से अप्रोक्सीमेटली आप 3,000 बीसी तक इसकी टाइमलाइन को देख सकते हैं। इसको बोलते हैं नियोलिथिक टाइम, नियोलिथिक पीरियड, और हिंदी में नव पाषाण काल। अब देखिए, आपको पता है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी झलक आपको प्राचीन हरियाणा में भी दिखाई देगी, और प्राचीन हरियाणा में आपको पैलियोलिथिक पूरा पाषाण काल कहां पर मिलेगा, क्या मिलेगा, पैलियोलिथिक टाइम में और मेसोलिथिक टाइम में, और यहां तक कि ये जो नियोलिथिक टाइम है, इन सब में एक सबसे बड़ा फीचर है, वो है स्टोन एज। कि ये जो टाइम है, ये यहां पर सबसे जो प्रोमिनेंट मटेरियल है, सबसे उनके पास जो ऐसी जो इंपॉर्टेंट जो धातु है, जो उनके पास इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, नोट धातु नहीं, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो क्या है, स्टोन है। तो इसको बोलते हैं स्टोन एज, पाषाण काल। अब पाषाण काल में आपको पता है पैलियोलिथिक टाइम में मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक टाइम में आप बताइए, जब स्टोन एज है ये और पत्थर ऐसा है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उनके पास मटेरियल है, तो सबसे पहली जो फैमिली होगी, और जो सबसे पहले जो लोगों का जो निवास स्थान होगा उनकी फैमिली का, वो कहां पर होगा, या इंडिविजुअल का कहां पर होगा। आप कहेंगे कि जो रिक्वायरमेंट होगी उन लोगों की, उस समाज की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार उनका सेटलमेंट होगा, उसके अनुसार उनका जो है गांव या बस्ती होगी। एज सच यहाँ पर गांव या बस्ती तो इतनी थी नहीं, लेकिन लोग एक ट्राइब में और नोमेडिक उसमें रहते थे, झुंड में। तो लोगों का जो निवास स्थान था वो शिवालिक एरिया था और अरावली की पहाड़ियां थी, क्योंकि यही दो ऐसे स्थान थे हरियाणा में जहां पर पत्थर मिल सकते थे, क्योंकि पत्थर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब जब पत्थर जहां पर इजीली अवेलेबल हो, वहीं पर ये लोगों की शुरुआत में जनसंख्या मिलेगी हरियाणा में। तो हरियाणा में ये जो लोकेशन है, ये कहां पर है, देखिएगा, ये हरियाणा का मैप है, तो यहां पर है शिवालिक की पहाड़ियां, और यहां पर साउथ में क्या है, यहां पर जो दक्षिण मतलब साउथ वेस्ट हरियाणा है, यहां पर अरावली की पहाड़ियां। तो अरावली की पहाड़ियां और शिवालिक में पैलियोलिथिक टाइम में कुछ लोकेशंस थी जहां पर लोग रहते थे, शिवालिक और अरावली। अब वो कौन कौन सी लोकेशन थी वो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि फरीदाबाद के एरिया में कुछ नाम है यहां पर, जैसे कि अनंगपुर हो गया, मंगारबानी हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। टूल क्या थे उनके पास, उनके पास मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो टूल थे वो सभी के सभी किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे, क्योंकि पत्थर था ना स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इस टाइम पर। और वो क्या थे, क्वार्टजाइट, जैसे हैंड एक्स हो गया, स्क्रैपर्स हो गया। तो ये थी पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल से संबंधित हरियाणा का इतिहास। अब हम चलते हैं मेसोलिथिक टाइम में। देखिए, पैलियोलिथिक काल से मेसोलिथिक काल में जो चेंज आया वो क्या था भाई, कुछ चेंज आया होगा तभी तो नाम चेंज बदला ना, नहीं तो इसी में इसको ऐड कर देते। तो चेंज क्या था, देखिए, मेसोलिथिक टाइम में जो सबसे बड़ी जो चीज आई वो आई सेमी नोमेडिक हंटिंग एंड गैदरिंग। मतलब यहां पर जो लाइफस्टाइल थी, जो जीवन शैली थी, वो थी नोमेडिक। मतलब जो भी लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हुए हंटिंग गैदरिंग करते हुए चलते थे, जो भी उनको रास्ते में मिला खाने पीने का, मतलब वेल सेटल्ड लाइफ एज सच नहीं थी इतनी ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम यहां पर आए मध्य पाषाण काल में, तो सेमी नोमेडिक लाइफ होनी शुरू हो गई, थोड़ी सा सेटल्ड लाइफ के फीचर दिखने शुरू हो गए कि व्यक्ति एक जगह रुक करके और कुछ बस्तियां, कुछ छोटा छोटा हेमलेट या छोटा सा गांव एक जगह रह करके और हंटिंग गैदरिंग करना शुरू किया उन्होंने। इसको हम बोलते हैं मेसोलिथिक। अच्छा, इसी समय पर उन्होंने जो मेसोलिथिक टाइम है, इसी समय पर उन्होंने जो पशुपालन है उसकी भी शुरुआत करनी शुरू कर दी थी। तो इसीलिए हरियाणा में यदि आप देखें मध्य पाषाण काल ये वो समय था जहां पर आपको सूक्ष्म पाषाण के जो पत्थर है वो तो मिलेंगे आपको, माइक्रोलिथ, ये तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। उसी के साथ साथ जो सेमी नोमैडिक हंटिंग और गैदरिंग और इनके जो फीचर है वो आपको मिलेंगे। अच्छा, रहते कहां पर थे, घग्गर सरस्वती फ्लड प्लेन में। घग्गर सरस्वती फ्लड प्लेन कहां पर, ये देखिए,
ये यहां पर है अप्रोक्सीमेटली, ये है लोकेशन है घग्गर नदी की, सरस्वती भी इधर। तो ये जो लोकेशन थी ना लगभग यहां पर, ये है घग्गर और सरस्वती के जो फ्लड प्लेन थे, यहां पर रहते थे। अब क्योंकि आपको पता है कि सेमी नोमैडिक लाइफ थी, अब सेमी नोमैडिक लाइफ में मेनली इनका खेतीपाल, जैसे खेतीबाड़ी होती थी, नहीं खेतीबाड़ी एज सच नहीं, लेकिन खेतीबाड़ी जिस स्केल में बाद में होती थी उस स्केल में बात कर रहे हैं कि उस स्केल में नहीं होती थी, लेकिन वैसे थोड़ी बहुत खेतीबाड़ी थी, हंटिंग गैदरिंग भी था, और पशुपालन अभी जस्ट शुरुआत की थी पशुपालन की। तो व्यक्ति और कुछ ग्रुप जो थे वो एक हेमलेट में या फिर कुछ बस्ती में बना करके एक जगह रहना उन्होंने शुरू किया। और वो रहना शुरू कहां करेंगे, जहां पर पानी मिले, जहां पर थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के लिए या फिर जानवरों के लिए चीजें मिले, जानवरों के लिए घास चराने के लिए मैदान मिले, खुले मैदान, या उनके लिए जो वनस्पति हो वो भी यदि उपलब्ध हो, तो ऐसी जगह पर लोगों ने शुरू में रहना शुरू किया। और ऐसी जगह कौन सी थी, ये प्लेन थे घग्गर और सरस्वती के प्लेन। इसीलिए जो मीजोलिथिक जो टाइम था, मध्य पाषाण काल, उसमें सेमी नोमैडिक और हंटर और जो गैदरर जो थे वो कहां पर रहते थे, वो घग्गर सरस्वती के फ्लड प्लेन में रहते थे। ये एक पॉइंट हो गया। यदि हम इस पॉइंट का फीचर देखें, इस काल का फीचर देखें कि इसका प्रमुख विशेषता क्या थी, वो थी माइक्रोलिथ। जो टूल थे, देखिए यहां पर भी किसके टूल थे, स्टोन टूल थे, लेकिन वही स्टोन टूल यहां पर और थोड़े से माइक्रो होना शुरू हो गए। माइक्रो मतलब रिफाइनमेंट आ गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है रिफाइनमेंट आता है ना। पहले मोबाइल कैसे थे, पहले मोबाइल थोड़े से हैंडसेट बड़े थे, फिर उसके बाद कीपैड वाले मोबाइल आए, फिर उसके बाद टच स्क्रीन आया, और आज के दिन और टेक्नोलॉजी रिफाइन होती चली जा रही है। ऐसे ही जो स्टोन टूल थे वो और रिफाइन होते चले गए, वो माइक्रोलिथ की तरफ चले गए। और यदि हम साइट देखें तो इसके उदाहरण मिले कहां पर है, पिंजौर काल का दून एरिया में। उसके बाद आता है नियोलिथिक। अब नियोलिथिक की सबसे बड़ी पहचान क्या है, वेल सेटल्ड लाइफ। हंटिंग गैदरिंग तो थी ही कि कहीं से जो है वो शिकार करके, और शिकार करके जो अपना जो खाने का जो पूर्ति है उन्होंने वो की, उसी के साथ साथ जानवरों को पालना एक जगह रुक करके, कि ये सरस्वती और घग्गर और सरस्वती की जो फ्लड प्लेन है वहां पर रुक करके बस्तियां बना करके गांव में रह करके लोगों ने रहना शुरू किया, पशुपालन करना शुरू किया, खेती बाड़ी करना शुरू किया। यहाँ पर क्या था, पशुपालन करने की शुरुआत की, यहां पर पशुपालन के साथ साथ खेती बाड़ी की भी शुरुआत करने लगे। ये हो गया नियोलिथिक, नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल का मेन पॉइंट क्या है, अब आप बताइए, खेती बाड़ी शुरू कर दी तो खेती बाड़ी में सरप्लस भी होगा। सरप्लस मतलब आपने गेहूं की खेती की, आपने सरसों की खेती की, आपने धान की खेती की, आपने चावल की खेती की। तो चावल जो आपके पास आए हैं, अब आप स्टोर करके तो कहीं ना कहीं रखेंगे ना। तो जब चावल को स्टोर करने के लिए धीरे धीरे रिक्वायरमेंट आई, तो पोट्री की रिक्वायरमेंट आई, तो यहां पर पोट्री भी बनने लगी, मतलब घड़े बनने लगे। उसी के साथ साथ कॉपर के इंस्ट्रूमेंट आने शुरू हो गए। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे विकास होना शुरू हुआ, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इवॉल्व होनी शुरू हुई। इनके उदाहरण कहां मिलते हैं, हरियाणा में एक भिराना जगह है वहां पर हो गया, और कुनाल एक जगह है, कहां पर है, अभी हम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे थोड़ी देर में, वहां पर पिट डिवेलपिंग मिले हैं, मतलब गर्त में आवास मिला है। ये वहां के उदाहरण है, ठीक है। तो आपको तीनों पता होना चाहिए, पैलियोलिथिक हो गया, मेसोलिथिक हो गया और नियोलिथिक। इनकी साइट्स के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, और इनके जो टूल्स हैं, उपकरण, मतलब ये इनकी जो टेक्नोलॉजी उसको दर्शाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए, अभी तक का आपको जो मानव विकास का जो क्रम है वो आपको समझ में आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम हरियाणा जीके में एंशंट हरियाणा पढ़ते हैं तो उसमें मानव विकास का क्रम ऑलमोस्ट, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं उससे संबंधित है। एंशंट इंडियन हिस्ट्री है ना, एंशंट इंडियन हिस्ट्री से उसको लिंक करके पढ़ते हैं। तो ये लिंक कैसे है आपको समझ में आया। हंटर गैदरर मतलब जो शिकारी संग्राहक थे वो कौन से समय थे, पुरापाषाण काल में। उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, जिसमें मेन पॉइंट क्या था, अर्ली सेटलमेंट लोगों ने शुरू किया मेसोलिथिक और नियोलिथिक में। उसके बाद लोगों ने खेतीबाड़ी कब शुरू किया, नियोलिथिक में। उसके बाद पोट्री एंड मेटलर्जी मतलब स्टोरेज और कोल्ड हैमर कॉपर, ये धीरे धीरे आने शुरू हुए। और उसके बाद हरियाणा में शहरीकरण मतलब बस्तियां बननी शुरू हुई। और फिर आप फाइनली देखेंगे प्लैंड आईबीसी साइट्स आए, जैसे राखीगढ़ी हो गई, जैसे बनावली हो गया, जैसे कुनाल हो गया। तो ऐसे धीरे धीरे शहर बनने शुरू हुए। जब तक आपको ये पूरा का पूरा एवोल्यूशन नहीं पता होता, ये जो मानव विकास का जो क्रम है
ये यदि आपको स्पष्ट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो हो सकता है कि आप चीजों को रटते, आप आईवीसी की साइट को रट करके और आगे बढ़ जाते, और हिस्ट्री में जीएस पेपर 1 में हो सकता है कि आपसे यहां से प्रश्न कनेक्ट करके पूछ लेता, फिर आप कैसे लिखते। तो ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां से हमने जो भी संबंधित पॉइंट थे, मतलब इस टाइमलाइन से संबंधित जो भी पॉइंट थे वो हम देख चुके हैं। सो यहां का इतिहास कवर हो गया। अब हम आगे चलते हैं और हमें क्या देखना है कि 2800 बीसी से 1900 बीसी जो है उसको हम हड़प्पन काल, वो हड़प्पा का दौर बोलते हैं। एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तब भी हम उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम बोलते हैं, जिसमें हम 3 फेज पढ़ते हैं। अर्ली फेज हो गया, मैच्योर फेज हो गया और डिक्लाइन का फेज हो गया। और तीनों किसके बीच में आ जाते हैं? 2800 से लगभग 1600 से और 1500 बीसी तक आ जाती है टाइमलाइन। इसी दौरान हम पूरा का पूरा हड़प्पन सभ्यता से संबंधित जितनी भी साइट्स हैं और जो भी उसके फीचर हैं वो सारे के सारे हम कवर करते हैं। तो आप बताइए कि हरियाणा जब एक हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन सभ्यता का पार्ट था, तो जो भी मैच्योर हड़प्पन सभ्यता की जो फीचर्स होंगे वो हरियाणा में भी, हरियाणा के प्राचीन भारत के भी फीचर होंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ये देखिए, हड़प्पन सभ्यता के कुछ जो शहर जो थे वो हरियाणा के इस क्षेत्र में भी थे। ये जो आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, यहां पर ऐसी बहुत सारे साइट्स है, बहुत सारी लोकेशन है जहां पर जब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को निकाला, उठाया, उनको देखा, उनका अध्ययन किया, तो पता चला कि ये हड़प्पन कालीन, हड़प्पन दौर के समय, जैसे कि राखीगढ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट साइट, लगभग 350 से 400 हेक्टेयर में फैली हुई है। इतनी बड़ी साइट है, इतनी बड़ी साइट है ये हड़प्पन सभ्यता की। और यहीं पर ये भी कुछ समय पहले की बात है, अभी जून में पहले की बात है, कुछ कंकाल मिले हैं 3, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वही एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो कंकाल दिए कि आप देखिए और इसका डीएनए स्टडी कीजिए, और डीएनए स्टडी में जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ इसको कनेक्ट करके देखिए और ये बताइए कि कौन से जीन थे उन लोगों में, मतलब हड़प्पन सभ्यता की शुरुआत किन लोगों ने की थी, उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को अच्छे से कीजिए, उनको डिकोड कीजिए ताकि हमें उनके बारे में और ज्यादा पता चले कि उनकी रेस कौन सी थी, मोंगलोइड थे, द्रेविडियन थे, आर्यन थे, कौन थे, ताकि हमें और सारी की सारी चीजों के बारे में पता चले। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हैं जहां पर और ज्यादा मतलब खनन हो रहा है ताकि और एविडेंसेस मिले, ताकि एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में पता चले। यहां पर रिमेन्स को अध्ययन करने के बाद, मतलब उनकी टाइमलाइन के बारे में जानने के बाद, यहां तक भी साक्ष्य है कि हो सकता है कि ये 5000 साल पुरानी ना हो सकता 8000 साल पुरानी हो। तो हरियाणा का इतिहास किसके साथ जुड़ा हुआ है? हरियाणा का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राचीन भारत के ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए, देखिए केंद्र में ही रहा है हरियाणा। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया। तो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो हरियाणा का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट करके पढ़ते हैं। बस आप ये समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास इतना बड़ा है तो हरियाणा का इतिहास उसमें सिंधु घाटी सभ्यता से कनेक्ट करके वो इतना सा आएगा। अब हम आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें वैदिक एज पढ़नी पड़ती है एंशिएंट इंडिया में, तो हरियाणा में जो वैदिक एज है वो भी देखनी पड़ेगी। तो वैदिक एज के यदि कुछ फीचर हैं जो हरियाणा से कनेक्ट करके हमें पढ़ने एग्जाम के लिए, वो देख लेंगे। अच्छा, महाभारत का जो टाइम था वो भी आपको देखना पड़ेगा, और ये किस टाइमलाइन के तहत आता है? ये आता है 1500 बीसी से लगभग 900 बीसी का समय देखना पड़ेगा। उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी से फोर्थ सेंचुरी का टाइमलाइन है वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे कुछ रिपब्लिकन थे, गणराज्य, वो आपको देखने पड़ेंगे, हैं यहाँ पर नाम, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर कुषाण का समय था, किसी समय हरियाणा का जो पार्ट था वो कुषाणों के अंदर था, कुषाणों को जो कुषाण साम्राज्य था उसके अंदर था, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। किसी समय गुप्त साम्राज्य का भी कंट्रोल था, नियंत्रण था यहाँ पर। और धीरे धीरे देखेंगे आप कि पुष्यभूति, मतलब जो ये हर्षवर्धन जो डायनेस्टी थी, पुष्यभूति जिसको डायनेस्टी बोलते हैं, ये सिक्स से और 7th सेंचुरी में थी, मतलब शताब्दी ईसा पूर्व हरियाणा में थी। यहां पर आकर के जो एंशिएंट हरियाणा, मतलब प्राचीन हरियाणा का जो इतिहास है वो वाइंड अप हो जाता है। यदि आपने ये टाइमलाइन कवर कर ली तो आपने एंशिएंट हरियाणा पूरा ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब हम चलते हैं, देखिए ये तो पूरा हो गया, ये तो हमने कवर कर ही लिया। अब हम यहां पर शुरुआत करते हैं। हरियाणा में हड़प्पन सभ्यता के कौन कौन से मेन प्रोमिनेंट जो है, मुख्य जो साइट है वो कौन सी है, उनके क्या क्या फीचर हैं और क्या क्या हमें अवशेष मिले हैं वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला, आप सभी को पता है कि हरियाणा में जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे घनी बस्तियां जो थी आईवीसी संबंधित वो यहीं पाई जाती है, ये तो बिल्कुल क्लियर है।
और इसमें आपको अर्ली हड़प्पा जो साइट है वो भी आपको मिलेगी, मैच्योर हड़प्पा के सबसे ज्यादा मिलेंगे, और जो डिक्लाइनिंग हड़प्पन सभ्यता के जो फीचर है वो भी आपके मिलेंगे। अर्ली और मैच्योर और डिक्लाइन में क्या है कि जब हड़प्पन सभ्यता की शुरुआत हो रही थी तो बहुत छोटे छोटे वो बन रहे थे, शहर बन रहे थे। मैच्योर में क्या हो गया, ये फुली ग्रोन हो गए, बड़े हो गए, और इनमें जो अर्बन सेटलमेंट के और जो शहर के जो फीचर होते हैं ना, वो पूरे के पूरे फीचर आए और बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर आए, और ये अपने जितने भौगोलिक विस्तार में था, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पे ये सभ्यता और ये लोकेशन अपना काम कर रही थी। डिक्लाइन मतलब ये जो शहर है, ये जो शहर थे और जो टाउन थे वो अपने डिक्लाइनिंग फेज में थे, मतलब ये उसमें उनके पतन वाले रास्ते पर थे। तो तीनों के तीनों यहां पर उदाहरण मिलते हैं तीनों फेज के। अब कौन कौन से साइट थी वो देखते हैं। देखिए, एक है राखीगढ़ी, ये कहां पर है, ये हिसार में, और एक है बन्नावली, ये कहां पर है, फतेहाबाद में। यदि एचसीएस का एग्जाम होगा और कोई प्रश्न आया तो यहां से जरूर आएगा इतिहास से प्रश्न, यदि आया तो आईवी से, क्योंकि छोड़ ही नहीं सकता। एचएसएससी के पेपर, एचपीएससी के पेपर में भर भर के प्रश्न आए, और पूछता क्या है वो आपसे वही पूछता। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट आईवीसी साइट है इन द सब कॉन्टिनेंट हरियाणा, और ये लगभग 350 से 550 हेक्टेयर है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। ये पहला पॉइंट है, मतलब मोहनजोदड़ो से भी बड़ा है। तो ये जो अभी तक वो मिले हैं, पूरे उप महाद्वीप की सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी, तो ये फैक्ट पूछा जा सकता है। दूसरा, स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, मतलब इस तरीके से है कि एक जो टीला है, यहां पर एक टीला, यहां पर एक टीला, यहां पर एक टीला, तो तकरीबन 7 से 8 जो टीले हैं, मतलब जिनको हम माउंट्स बोलते हैं, वो अनर्थ कर चुके हैं। अनर्थ मतलब उनके ऊपर से मिट्टी हटा करके, और हम उनका अध्ययन कर चुके हैं। जैसे अभी 7th या 8th का चल रहा था अभी अध्ययन, जैसे 1 2 3 4 5 का तो कर चुके थे अध्ययन। अध्ययन कैसे होता है कि आपको पता है कि वो मिट्टी में दबी हुई है सारी की सारी जो साइट है, वो सारा पूरा गांव और जो शहर है, तो मिट्टी को बहुत बारीकी से हटाना पड़ता है। एक एक लेयर, एक एक जो स्ट्रेटा है, उसको आराम आराम से रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज जो नीचे जो स्ट्रक्चर है ना वो बचेगा नहीं। आप क्रेन से करेंगे तो कैसे बचेगा, वो बचेगा ही नहीं। तो आराम आराम से इसको बारीकी से इसका एक्सकवेशन करना पड़ता है, इसकी बारीकी से खुदाई करनी पड़ती है। तो अभी तक 7-8 कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल यहाँ पर 11 है। सो दिस इज इसके स्ट्रक्चर में क्या है, दिस इज क्लस्टर ऑफ 11 माउंट्स। और ब्रेक थ्रू क्या है, जैसे कि जो डीएनए एनालिसिस है ना, उस डीएनए एनालिसिस में जैसे कि 7 माउंट से ये बिल्कुल रीडिफाइन किया है कि साउथ एशियन जेनेटिक इनकी एंसेस्ट्री थी, कि साउथ एशिया के जो लोग थे उन्होंने ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब अंग्रेज यहां पर थे तो उन्होंने कहा कि बाहर से जो लोग थे, हो ना हो, वो यहां पर आए थे और उन्होंने पहली सभ्यता की शुरुआत की थी। क्योंकि जिन लोगों को गुलाम बनाया हुआ उनको हम कैसे बनाए कि आपके यहाँ तो शहर कम से कम 5000 साल पहले थे, हम जहां पर, और हमारे यूरोप में तो कुछ था ही नहीं जिस समय, आपका तो इतिहास इतना पुराना है और अब आप हमारे गुलाम हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली दिमाग के मानसिक रूप से अब आपको गुलाम बना दिया गया है। यदि उनको अपने इतने रिच इतिहास के बारे में, इतने समृद्ध इतिहास के बारे में यदि पता चलेगा तो हो सकता है कोई प्रतिक्रिया है। तो उनको यह बताया गया कि जो वो लोग थे वो बाहर से, हो ना हो कहीं ना कहीं बाहर से आए थे। ये भी एक थ्योरी लोगों को बताई गई थी। लेकिन अब जेनेटिक जो स्टडी है उससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो गई कि जो जिन लोगों ने जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की शुरुआत की थी, वो साउथ एशियन ही उनके अंदर डीएनए मिला, उनकी एंसेस्ट्री साउथ एशियन ही निकली है। आर्टिफैक्ट की बात करें तो क्या क्या मिला है हमें यहाँ पे, लेपिस लजूली मिला है, गोल्ड ज्वेलरी मिली है, मैसिव ग्रेनरी, और उसके साथ पेव्ड स्ट्रीट। ये पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है पूछा जाए। राखीगढ़ी कंप्लीट हो गया, अब हम बन्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए, बन्नावली में आपको कुछ पॉइंट याद रखने। सबसे पहला आरएस बीस्ट पूछा गया है, ध्यान रखिएगा कि इसकी जो खुदाई है, एक्सकवेटर, मतलब इसके एक्सकवेटर कौन थे खुदाई में, मतलब जिन्होंने योगदान दिया वो कौन थे, आरएस बीस्ट। ब्रेक थ्रू की यदि बात करें प्रूफ की, जैसे टेराकोटा टॉय मिले यहाँ पर, अच्छा हल मिला है एक, आईवीसी में जो खेती बाड़ी थी उसकी टेक्निक उनके बारे में पता चल गया, क्योंकि जब मिट्टी का हल मिला है तो सीधी सी बात है, में कृषि तकनीक इसका प्रमाण मिल गया हमें। उसी के साथ साथ तो याद रखना, मिट्टी का हल कहां से मिला है, बन्नावली से, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसी के साथ साथ अर्बन लेआउट था, प्रॉपर अर्बन लेआउट वाज देयर, और क्या मिला है, रेडियल स्ट्रीट पैटर्न, जैसे इस पॉइंट से इधर भी रेडियल स्ट्रीट पैटर्न भी यहां पर मिला है। दिस इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर, ध्यान रखिएगा, ये इसका
एक बहुत बड़ा फीचर है। उसी के साथ यदि हम आर्टिफैक्ट देखें और क्या क्या चीजें मिली है, जैसे हाई क्वालिटी बार्ले ग्रेन, फायर एल्टर मतलब यज्ञ के अवशेष भी मिले हैं, और मतलब यज्ञ में रिचुअल्स जो है उनके भी अवशेष मिले हैं। ये सारे कहां से मिले? बन्नावली से। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इन दो से संबंधित, याद रखिएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है मैच द फॉलोइंग 2022 में, 2019 में भी एक बार प्रश्न आया था, और उसके बाद 2023 में ना, यस हाँ 2022 में आया था, ध्यान रखिएगा प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद अब हम इसको न्यूज से कनेक्ट करते हैं। देखिए न्यूज से कनेक्ट करने के लिए आपको उस पॉइंट पर याद करिए जो अभी डिस्कस किया था, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जून 2026 में भी आया था कि जो रिमेन्स है वो ट्रांसफर किए गए, मतलब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है उसने जो कंकाल मिले हैं, 3 जो कंकाल मिले हैं यहाँ पर राखीगढ़ी में, उनको एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिए गए। आर्कियोलॉजिकल ने एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो कंकाल दिए कि इनकी जेनेटिक स्टडी जो है वो पूरी कीजिए, और जो आपको जो डॉक्यूमेंट मिले, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आप एक्सट्रैक्ट करो, वो डॉक्यूमेंट बना करके हमें दिए, और हमें ये बताइए कि इनकी एंसेस्ट्री क्या थी, साउथ एशियन थी, सेंट्रल एशियन थी, इनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन के बारे में पूरा एक रिकॉर्ड बना करके बताइए। तो ये स्टडी थी, ये न्यूज में था कि द रिमेन ट्रांसफर्ड टू द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू इंटीग्रेट जेनेटिक्स, स्केलेटल बायोलॉजी एंड द ये जो है स्टडी पैलियोपैथोलॉजी, उसके बारे में बताइए। तो ये न्यूज अभी जून में थी, एक इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ 2025-26 में एएसआई ने जो माउंट जो 7 है उसको वो करना, अनद करना शुरू किया, उसकी डिस्कवरी हुई, 8 वहां पर बरियल मिले, 3 कंप्लीट ह्यूमन जो स्केलेटन मिले वो सौंपे गए थे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिसके ऊपर पढ़ाई हुई थी। और ये कहां मिले थे? द वर्क इज गोइंग ऑन इन द राखीगढ़ी एंड अग्रोहा। ध्यान रखिएगा ये 2 पॉइंट। अब हम चलते हैं आगे। देखिए एक और पॉइंट है वो संबंधित है साइट म्यूजियम से, कि स्टेट ने ना ये कंफर्म किया है कि यहाँ पर एक म्यूजियम बनाएंगे, मतलब हरियाणा राज्य ने कहा कि यहाँ पर एक म्यूजियम बनाएंगे जिसमें जो यहाँ का इतिहास है वो पब्लिकली स्कूल में भी, पहले स्कूल में भी पढ़ाया जाएगा, स्कूल के बच्चे विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, प्लस जो पब्लिक हिस्ट्री है, मतलब हरियाणा की जो हिस्ट्री है उसको म्यूजियम के थ्रू पब्लिक किया जाएगा। तो ये एक बड़ा पहल है, ताकि हरियाणा का जो रिच जो कल्चर है और रिच जो हिस्ट्री है उसको लोगों के सामने लेकर के आया जाए। उसी के साथ साथ राखीगढ़ी जो महोत्सव है दिसंबर 2025, इसके बारे में भी जो न्यूज में कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि लगभग 10,000 से जो ज्यादा जो विजिटर होंगे उनको यहाँ पर लेकर के जाया जाएगा राखीगढ़ी में, राखीगढ़ी महोत्सव के तहत दिसंबर 2025। और क्या वहां उनको दिखाया जाएगा? एक्सकवेशन में जो जो चीजें मिली, प्लस लोग वहां पर जो साइट है वहां पर जाकर के इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल टूरिज्म भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों का ज्ञान में वर्धन होगा, ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, और एज एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इसको यूज किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, राखीगढ़ी महोत्सव क्या है ये पता होना चाहिए, और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो स्टडी कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये था न्यूज से संबंधित। अच्छा, इसमें क्या पूछ सकता है? प्री के लिए भी आ सकता है राखीगढ़ी महोत्सव क्या है, मेंस में भी आ सकता है कि जो भी राखीगढ़ी में जो चीजें मिली है क्या वो हरियाणा और भारत के इतिहास में अपनी एक अहम योगदान निभा सकती है। आप बताइए, 2 पेज ब्लैंक कर देंगे, फिर आप पॉइंट लिखेंगे उसमें। जब तक आपको ये पूरी की पूरी डिटेल ना पता हो कि अब, तो आप कैसे समझाएंगे दैट एंशिएंट हिस्ट्री कोई स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसलिए बोलते हैं हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये बातचीत है, वाद विवाद है, संवाद है ये इतिहास, और ये हमारे प्राचीन समय के बारे में बताता है, हमें बहुत सारी चीजें बताता है। और यदि हम इसको जड़त्व करके स्टैटिक करके पढ़ेंगे तो एवोल्यूशन, नॉलेज का भी एवोल्यूशन प्लस हिस्ट्री का भी हमारा एनरिचमेंट वो हो ही नहीं पाएगा। वो हिस्ट्री का भी इंटरप्रिटेशन हम ठीक से कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतिहास की भी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास जो रिमेन्स हैं, जो जिस सोर्स के थ्रू हमने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की है, क्या वो रिसोर्स नए तो नहीं आए हैं? यदि नए आए हैं तो उन्होंने इतिहास को किस तरीके से बदला है, ये बताइए। तो इसलिए बोलते हैं कि जो कोर इनसाइट है इस स्टडी से संबंधित वो ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री इज नॉट स्टैटिक, इट इज एन एक्टिव साइंटिफिक लेबोरेटरी, जहां पर ये वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, ये एक्टिव है। ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है, ये मेन से संबंधित पॉइंट है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये माउंट 7 की डिस्कवरी, टीला नंबर 7 की खोज, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। इस स्लाइड से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब कुछ ऐसी और भी साइट है इंडस वैली
सिविलाइजेशन की, सिंधु घाटी सभ्यता की, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे बन्नावली देख लिया आपने, RS बिस्ट, और इसके फीचर क्या है वो देख लिया आपने, रेडियल स्ट्रीट हो गया, और हाई क्वालिटी जो बार्ले है वो भी मिला है, फायर एल्टर के भी यहाँ पर है, और फेमस टेराकोटा टॉय जो मट्टी का जो हल है वो मिला है यहाँ पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया बन्नावली से संबंधित। अब आते हैं भिड़ाना से संबंधित। ये भी पूछा गया है, HSSC ने पूछा था, ये HPSC भी पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट। लार्जेस्ट कौन सी थी? राखीगढ़ी। ये कैसी है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट, लगभग 7 से 6000 BC, इतनी पुरानी है ये। डिस्कवरी में क्या मिला है? फीमेल डांसर, डिस्कवर्ड अ फीमेल डांसर, पोर्ट शेयर्ड ग्राफिटी, उसी के साथ साथ रिजेंबलिंग मोहनजोदड़ोस डांसिंग गर्ल। मोहनजोदड़ो में जो डांसिंग गर्ल मिली है, आपने प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग गर्ल की इमेज भी मिली है, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था। ऐसी ही कुछ मिलती हुई फीमेल डांसर की जो इमेज है, मतलब नृतिका का जो चित्र है वो भी मिला है। वो कहाँ मिला है? वो यहीं पे भिड़राना में मिला है। उसके साथ साथ फिर थर्ड आ गया कुणाल। यहाँ पर क्या है? सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना है, ये सरस्वती के किनारे है, और यहाँ पर क्या मिले? सिल्वर कॉइन मिले हैं, 2 सिल्वर कॉइन। और जो थर्ड, जो एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जैसे शाही मुकुट, सॉरी कॉइन नहीं, क्राउन, सॉरी मैं कॉइन बोल गया, दैट वाज स्लिप ऑफ माय टंग। यहाँ पर शाही क्राउन मिला है, मतलब सिल्वर जो क्राउन है ये मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल इसको ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या दर्शाता है? यदि क्राउन मिला है तो शाही क्राउन, स्ट्रेटिफिकेशन, जाहिर सी बात है, आप और हमारे पास, आप और हम जैसे लोगों के पास तो क्राउन होगा नहीं, किसके पास होगा? कोई ना कोई शाही वर्ग होगा। तो ये क्या दर्शा रहा है? स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब कि हो ना हो कि सत्ता या फिर पैसों, सत्ता के लिए या फिर पैसों के अकॉर्डिंग कोई ना कोई वहां पर समाज में स्ट्रेटिफिकेशन था, कि कुछ लोग हो सकते हैं कि रूल करने वाले हो, शासक हो, और कुछ लोग ऐसे हो जिनका शासन हो रहा हो। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल स्ट्रेटिफिकेशन, हो गया सत्ता के आधार पर या क्लास के आधार पर हो सकता है। कुछ लोग अमीर हो, कुछ लोग गरीब हो, जो सबसे अमीर हो सकता है कि वो पहनता हो। तो शाही मुकुट मिला है। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है अर्ली एलाइट, जो एलाइट स्ट्रेटिफिकेशन है बिफोर दिस मैच्योर अर्बनाइजेशन, ये दर्शा रहा है। फिर आता है मिथ्याथल। मिथ्याथल में सबसे पहले आपको पॉइंट ध्यान रखना है, डॉक्टर सूरजभान, ये इस साइट से संबंधित है, मतलब एक्सकवेशन से संबंधित है। और प्राइमरी कॉपर मेटलर्जिकल हब मिला है यहाँ पर, जो तांबे का एक ऐसा वो मिला है यहाँ पर डिवाइस, जो एक टाइप से मेटलर्जिकल हब सा है, विद कॉपर एक्सिस, कॉपर एक्स रिंग्स लिंकिंग राजस्थान खेतड़ी माइन टू द प्लेन। मतलब क्योंकि अब ये कॉपर का है ना, आपको पता है कि हड़प्पन जो सभ्यता के जो लोग थे वो आयरन लोहे को नहीं जानते थे, लेकिन कॉपर को जानते थे। अब जो कॉपर यहाँ पर मिला है, तो कॉपर कहीं ना कहीं से तो लेकर के आते हैं। तो कहां से लेकर के आते थे? ये राजस्थान के खेतड़ी माइन से लेकर के आते थे। ये देखिएगा, ये हरियाणा है, ये हो गया हरियाणा। तो राजस्थान की खेतड़ी माइन इधर ही है, वहां से कॉपर उठाते थे। इसीलिए जो इंडस वैली जो सभ्यता के जो लोग थे वो कॉपर को तो जानते थे, और कॉपर का जो मेन सोर्स है वो खेतड़ी माइन थी यहाँ पर राजस्थान में। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, यदि हम बुनियादी ढांचा में अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था कैसी थी? अर्थव्यवस्था में आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता में आप कहेंगे कि वो खेतीबाड़ी करते थे, मल्टी क्रॉपिंग थी ऑन द फूड फ्लड प्लेन, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या वो हल का यूज करते थे? ठीक है, लकड़ी के हल का, हाँ जी। और क्या क्या उनके पास क्रॉप क्या क्या थी? वीट था जी, बिल्कुल था। बार्ले था, हाँ जी। मस्टर्ड था, हाँ। सीसम, तिल, बिल्कुल था। तो ये पॉइंट हो गए एग्रीकल्चर से संबंधित, जो आपको ध्यान रखने हैं, खेतीबाड़ी। यदि हम ये बात करें कि उनकी शिल्प कला कैसी थी, किस चीज में स्पेशलाइज्ड थे, वो बताइए, तो थोड़ा सा उनका स्पेशलाइज किसमें आ जाता था? बीड मेकिंग में। जैसे राखीगढ़ी में मिली है ना चीजें, राखीगढ़ी तो वैसे ही वन ऑफ द बिगेस्ट साइट है उसकी हड़प्पन सभ्यता की, जो हरियाणा में मिली है। तो वहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो चीज मिली है वो बीड मेकिंग फैक्ट्री, शेल वर्किंग, शेल वर्क संबंधित जो बैंगल्स हैं वो भी मिला है यहाँ पर। और फाइएंस जो एक है चीज वो भी मिली है। आप जाकर के नेट पे चेक करिएगा कि ये क्या है, आपको पता चलेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये। तो ये है क्राफ्ट से संबंधित। उसके बाद द थर्ड इज मेटलर्जी, एडवांस कॉपर स्मेल्टिंग, जो मिथ्याथल में मिला है उसके भी अवशेष यहाँ पर मिले, तो ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट, यदि हम व्यापार की बात करें तो क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्डाइज्ड क्यूबिकल जो वेट है वो मिले हैं। जब वेट मिले हैं, मतलब उस समय के जो वेट और मेजरमेंट की जो चीजें थी वो यहां पर मिली है, तो वो क्या बता रही हैं? हो सकता है वो व्यापार को दर्शाती हो। व्यापार कैसा हो सकता है कि हड़प्पन सभ्यता
कि जो शहर हैं वो आपस में करते हो, जैसे अभी भारत के शहर है, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, यहाँ पर आपस में भी तो व्यापार होता है। पूरा भारत से भी बाहर एक्सपोर्ट होती है चीजें, तो व्यापार दोनों हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो दोनों चीजों को दर्शाता है, क्योंकि बाइनरी और डेसिमल सिस्टम भी मिला है, और बाइनरी और डेसिमल सिस्टम सीधी सी बात है उसके लिए यूज होता होगा, मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज होता होगा, नाप तोल के लिए यूज होता होगा, तो ये सीधा सीधा व्यापार को दर्शाता है। उसी के साथ साथ अर्बनाइजेशन और शहरीकरण के बारे में भी, क्योंकि फोर्टिफाइड शहर मिले हैं, फोर्टिफाइड सिटाडेल मिले हैं, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रिक मिली है, मतलब 4-2-1 पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, राखीगढ़ी में भी, बन्नावले में भी, कुनाल में भी साइज क्या मिला है 4:1। क्या दर्शा रहा है कि वहां के जो लोग थे वो बहुत सारी चीजों को जानते होंगे, और होना हो वो पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि जब तक आप पढ़े लिखे नहीं होंगे एक स्टैंडर्डाइज साइज बहुत मुश्किल है। एग्जैक्ट रेशियो, ग्रिड पैटर्न, जो ड्रेनेज है, स्ट्रीट ड्रेनेज है, जो जल निकासी है, वो भी बिल्कुल जितने भी शहर है उनमें ऑलमोस्ट समान रूप से है। तो ये तभी हो सकता है जब एक अर्बनाइज्ड, ये शहरीकरण के फीचर है, ये शहरी सभ्यता के फीचर है, तो वो शहरी सभ्यता थी, और हरियाणा में भी ऐसा ही था। अब आगे चलते हैं, और अब देखिए, अब आते हैं हम वैदिक हरियाणा में, और वैदिक हरियाणा के कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, मतलब लगभग जब हम 1600 बीसी तक आते हैं, 1600 हो गया या 1500 बीसी तक आते हैं, तो उसके बाद से वैदिक जो टाइम था वो हरियाणा में शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं वैदिक हरियाणा का टाइम। और वैदिक हरियाणा के टाइम में आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या है कि जो रिवर सरस्वती है ना, उसके पास मेनली वो थे वैदिक सेटलमेंट, मतलब जो घर थे, जो गांव थे, जो बस्ती थी, जो ट्राइबल सोसाइटी थी, उसकी शुरुआत जो थी वो सरस्वती जो नदी थी उसी के पास हुई। प्लस जो रिवर, जो दृश्याद्वती थी, रिवर दृश्याद्वती, जिसको आज जो मॉडर्न, जो आज की जो रिवर है वो चौतांग रिवर है, वैली, इनके वैली में शुरुआत थी वैदिक जो हरियाणा है वहां पर सभ्यता की। मतलब जो ट्राइबल, देखिए आर्यन कहां से आए थे, बाहर से आए थे, आने के बाद वो हरियाणा की सरस्वती और जो रिवर दृश्याद्वती है उसका जो चैनल है और उसके जो फ्लड प्लेन है उसमें उन्होंने रहना शुरू किया। जब वो आए तब कैसी सोसाइटी थी, अर्बन ट्राइबल सोसाइटी थी। ट्राइबल सोसाइटी मतलब कबीले से लोग अपने आप को जोड़ करके देखते थे, बाहर से आए कबीलाई लोग आए, आकर के गांव में रहने लगे, और आसपास का मान लीजिए बहुत सारे जो 150 गांव मिलकर के एक ट्राइब है, और ये एक ट्राइब है जो यहाँ पर रहती है, दूसरी ट्राइब होगी जो इसके पास रहती होगी यहाँ पर आपस में मिलजुल कर। तो ये थी अर्ली वैदिक सोसाइटी, मतलब वैदिक हरियाणा का। इसको हम बोलते क्या थे, इसको हम बोलते थे ब्रह्मवर्ता, मतलब सेक्रेड लैंड क्रिएटेड बाय द गॉड। और ये कहां पर, ये मनुस्मृति में भी मेंशन है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना, ब्रह्मवर्ता। ये पूछा जा सकता है कि वैदिक हरियाणा, वैदिक टाइम में हरियाणा से संबंधित जो नाम था और किस नाम से बुलाते थे, ये नाम था ब्रह्मवर्ता, ध्यान रखिएगा। या फिर ऐसे मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है, या फिर ऐसे स्टेटमेंट बेस भी आ सकता है कि वैदिक हरियाणा के कौन कौन से फीचर है, बताइए। सबसे पहला कि वैदिक हरियाणा में जो अर्ली, जो शुरुआती जो चरण की जो सेटलमेंट थी, शुरुआती चरण के जो गांव थे, जो ट्राइब्स जो थे, वो कहाँ रहते थे, वो साहिबी रिवर के पास रहते थे या यमुना रिवर के पास थे। तो आप कहेंगे नहीं, गलत, वो सरस्वती और दृशादवती रिवर के पास रहते थे। ऐसे ही करके दूसरा स्टेटमेंट होगा, तीसरा स्टेटमेंट, और ऐसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, और याद रखना यही वो कोर एरिया है, यही वो कोर क्षेत्र है जहां पर कुरु जो किंगडम है, मतलब कुरु महाजनपद है, वो उसकी स्थापना हुई, उसकी शुरुआत हुई, और धीरे धीरे करते हुए ये टेरिटोरियल मोनार्की की तरफ जा रहा है। टेरिटोरियल कहां से हमने शुरुआत की थी, नोमैडिक पास्टोरलिज्म से शुरुआत की थी, कि कहां पर जब लोग यहां पर आए थे शुरू में, मतलब स्टोन एज के टाइम पर, तो यहां पर लोग कैसे रहते थे, हंटर गैदरर थे, अपने जानवरों को, मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जाना शुरू हुआ, एक जगह रहना शुरू नहीं किया था। वो कौन सा टाइम था, वो था मीजोलिथिक। फिर उसके बाद आया वेल सेटल लाइफ, नियोलिथिक, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, शहर बने, फिर उसके बाद आर्यंस आए, और आर्यंस आने के बाद धीरे धीरे टेरिटोरियल मोनार्की की तरफ आए, कि इस क्षेत्र का एक राजा बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे किंगडम बनना शुरू होगा, मतलब बड़ा साम्राज्य बनेगा। अभी तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो छोटा है, फिर उसके अभी किंगडम है, छोटे छोटे किंगडम है, ये सारे किंगडम मिलकर के एक बड़ा एम्पायर बनेगा धीरे धीरे। तो अब हरियाणा में एम्पायर की तरफ जा रहा है, कि मतलब अब हरियाणा एक बड़े एम्पायर का किसी का ना किसी का हिस्सा मिलेगा। चलिए, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इतिहास को और देखते हैं। देखिए, अब आते हैं महाभारत एरा में। महाभारत एरा मतलब ये महाजनपद का समय है, मतलब 600 बीसी के आसपास से, और 300 या फिर 100 एडी तक का समय लगा लीजिए। 600 बीसी से
100 BC तक का या 100 AD तक का समय लगा लीजिए, 100 BC तक का समय है। इसमें आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, हरियाणा के इतिहास से कनेक्ट करके इसको हम महाभारत काल भी बोलते हैं हरियाणा में। आपको 3 मेन पॉइंट याद रखने हैं। 3 बड़े शहर हैं, मतलब 3 बड़े क्षेत्र हैं। कुरुक्षेत्र हो गया, एक हो गया ब्रह्म सरोवर और एक हो गया ज्योतिसार। और ये सारे के सारे कहां, कुरुक्षेत्र के आसपास के हैं। ध्यान रखना, दिस इज नेम्ड आफ्टर द किंग कुरु, क्योंकि कुरु एक महाजनपद थी ना, महाजनपद से संबंधित, हु टिल्टेड द लैंड विद द गोल्डन, मतलब एक सोने का जो हल था ना, गोल्डन प्लग, उससे यहाँ की जमीन को उन्होंने वो किया था, मतलब खेती बाड़ी के लिए जोतना शुरू किया था। ये सिंबॉलिक है। एंड दिस इज द साइट ऑफ 18 डे वॉर, जो 18 दिन का जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो इसी से संबंधित है। ब्रह्म सरोवर ये बताते हैं यहाँ पर कि ये जो है साइट, यहाँ पर एक एंशिएंट वाटर रिजर्व वो था, वाटर रिजर्वोयर, जहां पर लोग बाहर से आते थे। और ये अल बिरूनी ने जो किताब अल हिंद है उसमें भी इस चीज का जिक्र किया हुआ, ब्रह्म सरोवर, ये बहुत पुराना है। एक जो थर्ड पॉइंट है वो है ज्योतिषार, जहां पर भगवत गीता का उपदेश दिया गया था, अंडर है बनियान ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये भी आ सकता है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे बढ़ो, इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको मैं बताता हुआ चल रहा हूं, कुछ फैक्ट है वो भी आपको देखने पड़ेंगे भाई। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं इनसे संबंधित क्या करंट है। देखिए, करंट में कुछ टाइम पहले एक चीज न्यूज में थी। सबसे पहले थी सरस्वती महोत्सव 2026। एक और चीज न्यूज में थी, वो क्या थी, एक्टिव हेरिटेज प्रोटेक्शन। एक्टिव हेरिटेज प्रोटेक्शन में क्या है, जैसे कि जो हरियाणा जो सरकार है, राज्य सरकार, साइट्स को बचाने के लिए कि हमारी जो धरोहर है उनका संरक्षण हो सके, कुछ इनिशिएटिव लेकर के आया, जैसे कि ज्योतिसार अनुभव केंद्र। ये क्या है, कंटिन्यूइंग ऑडियो एंड द विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द भगवत गीता, होस्टिंग द लेट 2025 इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ताकि हरियाणा का जो रिच जो कल्चर है उसके बारे में बताया जा सके। क्योंकि देखिए, आपकी हेरिटेज में 2 चीजें आती है, एक आता है टेंजिबल हेरिटेज, एक इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कि कोई पुरानी जो साइट है वो अभी बची हुई, जैसे राखीगढ़ी है, तो उसके जो अवशेष हैं, जो रिमेन है अभी भी है, तो हमारी हेरिटेज हो गई। कैसे, टेंजिबल, छू सकते हैं। इनटेंजिबल भी हो गई, पता है कि भगवत गीता का जो ज्ञान है वो जो हरियाणा का जो क्षेत्र है वहीं से ही गीता के ज्ञान ने जन्म लिया है। तो गीता के ज्ञान को प्रमोट करना, उसको इंटरप्रेट करना, लोगों को बताना ऑडियो एंड विजुअल माध्यम से, मतलब आवाज के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, या कोई सिनेमा के माध्यम से, ये जो है ये इसके तहत आता है। ज्योतिसार अनुभव जो केंद्र है, इस इनिशिएटिव के तहत, ताकि पूरे वर्ल्ड को या और अपना जो भारत है, भारत के जो लोग हैं उसको बताया जा सके। उसी के साथ साथ एक और पॉइंट है, हर्ष का जो टीला है थानेसर में। ये पॉइंट क्या है, देखिए, पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो इलीगल जो एनक्रोचमेंट है उसको आप हटाइए, इलीगल एनक्रोचमेंट को, क्योंकि जो पुष्यभूति डायनेस्टी के जो रिमेन्स हैं, जो कि 6th सेंचुरी में थी, 6th सेंचुरी एडी में हर्षवर्धन एम्पायर है, क्योंकि आपको पता है थानेसर से हर्षवर्धन जो एम्पायर है, थानेसर से वो है कनेक्टेड हर्षवर्धन एम्पायर। तो पुष्यभूति जो रिमेन्स है उनको बचाने के लिए वो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने कहा कि जो एनक्रोचमेंट इस एरिया में है, थानेसर वाले एरिया में, जिसके कारण ये सारे के सारे जो अवशेष है, ये अवशेष वो हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, आप इस एनक्रोचमेंट को हटवाइए। तो ये भी एक उसी में आ गया ना, एक्टिव हेरिटेज प्रोटेक्शन, मतलब संरक्षण में ही आ गया, धरोहर के संरक्षण में ही। ये एक पॉइंट। अब वहां पर वापस आते हैं सरस्वती महोत्सव 2026। देखिए, इसके तहत क्या है कि जो राज्य जो सरकार है वो 26 जो प्रोजेक्ट है, कितने रुपए के, लगभग 63 करोड़ के आसपास के, जिसमें रिजर्वोयर को भी ठीक करना है। जैसे मान लीजिए अभी एक रिजर्वोयर के बारे में बात की थी, ब्रह्म सरोवर। अब आपको पता है कि प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे कनेक्टेड है, तो आप इसको प्रोटेक्ट करिए ना। ऐसे 26 जो रिजर्वोयर है ना, ऐसे 26 जो प्रोजेक्ट है जिनमें कुछ रिजर्वोयर्स भी हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। कुछ वाटर बॉडीज है, कुछ रिवर इंटरलिंकेजेस प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि जो सरस्वती और घग्गर जो प्रोजेक्ट है, कि आप रिवाइव किया जाए उनको, उनके जो बेड हैं उसको पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए, ताकि हमें इतिहास के बारे में पता चले। तो ये सारी की सारी चीजें कि जिससे हेरिटेज डेवलपमेंट हो सके। जो तीर्थ है ना, जो हमारे एंशिएंट जो तीर्थ हैं, पुराने प्राचीन, उनको हम विकास कर सके, उनको हेरिटेज लायक उनको बना सके। जैसे आदि बद्री हो गया, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, जैसे पेहोवा हो गया, सिरसा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, इनको हम रिवाइव कर सके। उसी के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च भी कर सके,
जैसे इसरो और बार्क के साथ मिलकर के इन्वेस्टिगेशन किस चीज में हो रही है, रिवर बेड में, ताकि ये समझा जा सके कि सरस्वती रिवर बेड के शिफ्ट होने से सिंधु घाटी सभ्यता पे कुछ असर आया था क्या, यहाँ पर जो इतनी बड़ी राखी गढ़ी, जो इतना बड़ा शहर था, उसका पतन कैसे हुआ। तो जब तक आप उसका अध्ययन नहीं करोगे, साइंटिफिक रिसर्च नहीं करोगे, तो होगा कैसे। और साइंटिफिक रिसर्च को इन एरिया में प्रमोट करने के लिए और इतिहास को अच्छे से समझने के लिए ये जो सरस्वती महोत्सव है, ये अपनी एक भूमिका निभा रहा है। हेरिटेज डेवलपमेंट के साथ साथ साइंटिफिक रिसर्च को भी ये प्रमोट करता है सरस्वती महोत्सव। और ये उदाहरण था 2026 का कल्चरल लैंडस्केप रिवाइवल प्रोजेक्ट के तहत आता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही यहां पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको भी देख सकते हैं, सेम चीज लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब आता है रीजनल, ट्राइबल और रिपब्लिक, मतलब क्षेत्रीय जो गणराज्य है वो आते हैं। हरियाणा में 2 गणराज्य भी थे। गणराज्य जैसे आपको पता है महाजनपद के दौरान, कि महाजनपद के समय जैसे जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी वो अब किंगडम बन गए थे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में 16 महाजनपद थे। आपको पता है मत्स्य महाजनपद था, वहीं पर एक मगध महाजनपद था, उसी के साथ साथ अंग महाजनपद था एक, और भी बहुत सारे महाजनपद थे। लेकिन कुछ रिपब्लिकन्स भी थे, जहां से महावीर और जो हमारे गौतम बुद्ध थे, सिद्धार्थ, वो गणराज्य से ही उनका संबंध था, दोनों का ही। तो ऐसे ही कुछ छोटे गणराज्य 2 हरियाणा में भी थे। ये इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है, एंशिएंट इंडिया में पढ़ते तब ये नहीं आता, तो ध्यान रखना। वो 2 गणराज्य कौन से थे, योधेय गणराज्य और उसी के साथ साथ अग्रोहा एवं सुग में जो गणराज्य था वो गणराज्य। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इनकी टेरिटरी क्या थी, क्षेत्र, मतलब रोहतक में था ये गणराज्य, इनका क्षेत्र सिरसा में और करनाल में। रोहतक, सिरसा, करनाल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा ये। उसी के साथ साथ ये क्या थी, ये एक वॉरियर ट्राइब थी और दिस इज मेंशन्ड इन पाणिनीज अष्टध्यायी। डायरेक्ट पूछ सकता है कोई ना कोई पॉइंट, सीधा कनेक्ट करके पूछ सकता है। एविडेंस क्या है, कॉइन्स इंस्क्राइब्ड, ये जो ट्राइब है इनके बारे में क्या क्या वो लिखा गया है, डेडिकेटेड टू द कार्तिकेय, मतलब ऐसे कॉइन मिले हैं जो ये यहाँ की जो ट्राइब के जो लोग जो थे उनका डेडिकेशन किसके लिए, कार्तिकेय जो भगवान है उसके लिए। और ऐसे अबंडेंट मिले हैं, मतलब कॉइन, ऐसे जो सांचे हैं वो कहां कहां पर मिले हैं, ये जो रोहतक में जगह है खोखरा कोट, वहां पर मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित ये पॉइंट कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। योधेय गणराज्य। नाउ अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अग्रोहा और सुग। अग्रोहा हिसार में, ये क्या है, कैपिटल है किसकी, अग्रय जो रिपब्लिक है, और ये महाराजा अग्रसेन से संबंधित है, इसलिए नाम है अग्रोहा। यहां पर रोमन कॉइन्स भी मिले हैं, सील भी मिली है, और सील पे अगोध का लिखा हुआ है। और अगोध का से संबंधित जो सील है वो कहां पर मिली, यदि प्रश्न आए तो क्या बताएंगे आप, आंसर क्या है, आंसर अग्रोहा। अब आगे चलते हैं, सुग कहां पर है, यह है यमुनानगर जगाधरी में। और यहाँ पर एंशंट सुग्रह एक जैसे प्रोमिनेंट एक ट्रेड सिटी था यहाँ पर, लेटर ये मेंशन बाद में उन्होंने भी किया है, जैसे हुआनसांग आए थे यहाँ पर तो उन्होंने भी ये मेंशन किया है। तो ध्यान रखिएगा, 2 गणराज्य थे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अग्रोहा, एक सुग जगाधरी, एक तो ये हो गया, और एक हो गया योधेय गणराज्य, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए, जब 1 सेंचुरी एडी आया ना, 1 सेंचुरी एडी के बाद का जो समय है, 1 सेंचुरी एडी के जो बाद का जो समय है, उसमें कुषाण जो थे, कुषाण आए, फिर बाद में गुप्त साम्राज्य आया। और गुप्त जो साम्राज्य है, देखिए आपको पता है कि बिहार और ईस्टर्न यूपी साइड से जो गुप्त जो वंशज थे, उन्होंने पूरे भारत पे नियंत्रण किया, पूरे भारत को कंट्रोल किया। पूरे भारत को कंट्रोल करने का मतलब क्या था कि धीरे धीरे उन्होंने अपने एम्पायर बढ़ाया। आपको पता है चंद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त द्वितीय आए, तो धीरे धीरे सबका योगदान रहा उस साम्राज्य को बनाने में। धीरे धीरे उन्होंने आसपास के जो छोटे छोटे राजा थे उनको हरा करके उनका क्षेत्र अपने उसमें ऐड कर लिया। तो ऐसा ही कुछ था कि हरियाणा में जो 4th सेंचुरी एडी में समुद्रगुप्त ने क्या किया, उनके इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एक्सप्लिसिट ये मेंशन है कि जो गणराज्य जो था उस गणराज्य को हराया, और गणराज्य को हराने के बाद समुद्रगुप्त द्वारा जो योद्धे जो थे उनको हरा दिया गया, और हराने के बाद उनका जो साम्राज्य था, मतलब हरियाणा का जो क्षेत्र था, वो गुप्त साम्राज्य में ऐड कर लिया। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना भाई। कुषाण में आपको क्या याद करना है, आपको याद रखना है कुषाण में कि कुषाण, देखिए कुषाण की जो कैपिटल ये कहां थे, आज का जो पंजाब है, पेशावर, इस वाले क्षेत्र से वो लेकर के यहां से तो कैपिटल थी, अफगानिस्तान से यूं चलते हुए, और ये हरियाणा राजस्थान का जो एरिया है, यहां तक कि मथुरा तक का जो क्षेत्र है वो कुषाणों के अंदर था। कनिष्क वाले जो कुषाण है उनके अंदर था।
तो हरियाणा भी उनके अंडर होगा। 1 सेंचुरी से 2 सेंचुरी एडी हरियाणा भी उन्हीं के अंडर था। क्या एविडेंस मिलते हैं हमें? गोल्ड के मिलते हैं, कॉइन के जो कॉपर के जो कॉइन है उनके एविडेंस मिलते हैं कनिष्क से संबंधित, और उसी के साथ साथ कुछ और डिस्कवरी भी है, जैसे सोनीपत हो गया, करनाल हो गया रोहतक में, ये सभी वहां मिला है। कनिष्क के जो सिक्के हैं वो मिले हैं, और हुविशक के जो सिक्के हैं वो मिले हैं। याद रखिएगा, कनिष्क और हुविशक के सिक्के। डन। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा है हर्षवर्धन से संबंधित। ये वैसे न्यूज था हर्षवर्धन का टीला, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से संबंधित ये न्यूज है। अब लास्ट आता है कि हर्षवर्धन जो डायनेस्टी थी, जिसको हम पुष्यभूति डायनेस्टी बोलते हैं, उसका राइज। देखिए, ये हरियाणा जीके से कनेक्ट करके इसलिए ज्यादा आवश्यक है इसको पढ़ना, क्योंकि थानेसर का जो थानेसर है आज का, यहीं से ही इस डायनेस्टी का उदय हुआ था, थानेसर से। ये हरियाणा के आसपास का जो क्षेत्र है, ये आज का सोनीपत, पानीपत वाला, जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र हो गया, ये कुरुक्षेत्र, यहीं के क्षेत्र से ही उदय हुई थी इस डायनेस्टी की। इस डायनेस्टी का जो शुरुआत थी यहीं से ही हुई थी। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नॉर्थ इंडिया में, नर्मदा साउथ में नहीं जा पाए थे क्योंकि वहां पर चालुक्य थे, लेकिन आज का जो यूपी है, अच्छा बाद में इन्होंने कैपिटल भी शिफ्ट की थी। ये जो थानेसर रीजन है, यहाँ से उसको यूपी बिहार को कंट्रोल करने के लिए ठीक से, कि पूरा का पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन को कंट्रोल कर सके, नियंत्रण कर सके, इन्होंने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट किया था। कहां पर? कन्नौज में शिफ्ट कर दिया था अपनी कैपिटल को, थानेसर से कन्नौज। तो आपको क्या क्या देखना है? आपको देखना है कि इस डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी? प्रभाकरण वर्धन ने। फाउंडेड एट द थानेसर, जगह कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। और ये पोस्ट हुन इन्वेजन, मतलब हुनों के जो आक्रमण था उसके बाद एडोप्टेड द टाइटल, जैसे महाराजाधिराज, इन्होंने टाइटल लिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद का जो इतिहास है वो कैसे है? हर्षवर्धन डायनेस्टी में आपको 3 नाम याद रखने। देखिए, एक नाम है राज्यश्री, एक आपको नाम है हर्षवर्धन, मतलब जिन्होंने हर्षवर्धन साम्राज्य बनाया, एक नाम है राज्यवर्धन। देखिए, ये हर्षवर्धन की बहन है, ये हर्षवर्धन के भाई हैं। तो हर्षवर्धन की बहन के जो हस्बैंड जो थे, वो थे जैसे यूपी के जो राजवंश जो थे, ईस्टर्न जो सेंट्रल और वेस्टर्न यूपी के जो राजवंश थे, उनके साथ अपनी बहन की इन्होंने शादी की, ताकि मैट्रिमोनियल अलायंस से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाए, और उसी के साथ साथ मतलब आसपास का जो एरिया है उसके ऊपर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन उनको एक 2 राजाओं के अलायंस ने, जैसे एक थे बंगाल के राजा और एक थे मालवा के राजा, उनके अलायंस ने मिल करके जो इनकी जो सिस्टर थी राज्यश्री, उनके हस्बैंड को मार दिया। हस्बैंड को जब उन्होंने मारा, तो इनके जो राज्यश्री के जो भाई थे राज्यवर्धन, जब वो उनकी मदद के लिए गए और उन्होंने जब लड़ाई की, तो उनको फाइनली फिर से उन्होंने मार दिया, जो अलायंस था, और इस बार उन्होंने पीठ पर छुरा घोंपा था। तो फाइनली क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने अपने जो इनके जो बहन के जो हस्बैंड थे और अपने भाई, इनके जो भाई को जो मारा था, उनका इन्होंने बदला लिया, क्योंकि जो शशांका जो थे बंगाल के, उन्होंने मारा था, और फाइनली इन्होंने बदला लिया और हर्षवर्धन जो डायनेस्टी थी उसकी शुरुआत की, उसकी स्थापना की, मतलब अपने नेतृत्व में फाइनली। और धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना हर्षवर्धन ने अपनी एक पूरा का पूरा वो बनाया, साम्राज्य बनाया। अब देखिए, और लेकिन नॉर्थ इंडिया में बना पाए थे, नर्मदा के दक्कन में वो नहीं जा पाए थे। अब और आपको क्या देखना है? जो किंग हर्षवर्धन थे उनका टाइमलाइन देखना है। 606 से लगभग 647 एडी तक का इनका टाइमलाइन था। आपको कहां से एविडेंस मिलते हैं? आपके पास साहित्यिक जो एविडेंसेस हैं वो भी हैं, क्योंकि साहित्य में भी योगदान दिया था। साहित्य में योगदान क्या था? जैसे साहित्यिक जो लिटरेरी जो सोर्सेज हैं वो हमें पता चलते हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा, ये तीनों ध्यान रखिएगा। ये तीनों सोर्स हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में बता रहे हैं। उसी के साथ साथ कैपिटल शिफ्ट, जो राजधानी परिवर्तन जो किया था ना, उसके बारे में भी है कि कैसे इन्होंने थानेसर से कन्नौज यूपी अपनी जो कैपिटल ट्रांसफर की, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, ताकि इंडो जो गैंजेटिक जो प्लेन है ना, जो गंगा के जो जलोढ़ मैदान है गंगा यमुना के, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके, और कन्नौज से वो ज्यादा बेटर रहा। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना कि जो प्राचीन जो भारत था उसमें जो सत्ता का जो केंद्र था वो बिहार साइड का था, पटना साइड। लेकिन धीरे धीरे जब हम मेडिवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में आते हैं, तो मध्यकालीन भारत में दिल्ली, ये जो कन्नौज वाला जो एरिया है ना, क्योंकि उत्तर भारत और नॉर्थ वेस्ट जो इंडिया है, इसका भी नियंत्रण करना है, वहां से भी लोग आ रहे हैं, वहां से भी अटैक होते हैं। तो धीरे धीरे बिहार और जो ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार वाला जो क्षेत्र हो गया, पटना वाला जो रीजन हो गया,
यहां से धीरे धीरे पावर सेंटर और कैपिटल शिफ्ट हो करके वेस्टर्न इंडिया की तरफ आना शुरू हो गया, मतलब इधर वेस्ट की तरफ आना शुरू हो गया, दिल्ली की तरफ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, और बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। उसी के साथ साथ कुछ फॉरेन अकाउंट्स भी है, जैसे बाण भट्ट जो तो थे ही, क्योंकि ये तो कोर्ट पोएट थे बाण भट्ट। तो बाण भट्ट ने क्या क्या लिखा था वो आपको पता होना चाहिए। वर्क क्या है, हर्षचरित्र, अर्लीस्ट संस्कृत जो है ना, ये बायोग्राफी है एक टाइप से। उसी के साथ साथ जो हुआनसांग जो वहां से आए थे चाइनीज पिलग्रिमेज, जिन्होंने अपनी बुक लिखी सी यू की, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये एक ट्रेवलर जो लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट करते हैं चीजों के बारे में, ट्रेवलोग जिसको बोलते हैं। 634 से 640 इनका टाइमलाइन था, सारी चीजों के बारे में बताया इन्होंने। बुद्धिज्म की क्या कंडीशन है, हिंदुइज्म की भारत में क्या कंडीशन है, खेती बाड़ी कैसे है, संघ के बारे में बताया, थानेसर के बारे में बताया, हर्षवर्धन के बारे में भी लिखा, कोएग्जिस्टेंस ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्योंकि तीन जो रिलीजन थे उस टाइम पर थोड़ा कंफ्लिक्ट में थे, तो कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में बताया, ट्रेड रूट के बारे में भी बताया, गांव के बारे में भी, समाज के बारे में भी। तो बहुत सारी चीजों के बारे में हर्षवर्धन ने लिखा, और वहां से हम यहाँ का इतिहास उठाते हैं। तो ये हो गया साथियों पूरा का पूरा जो प्राचीन हरियाणा का इतिहास था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। उसके बाद हम मध्यकालीन जो हरियाणा होगा उसका इतिहास देखेंगे, और धीरे धीरे ऐसे करते हुए आगे बढ़ेंगे हरियाणा जी के। ध्यान रखना, अगर एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, भले हरियाणवी हो नॉन हरियाणवी हो, अभी से ही तैयारी करो, क्योंकि एचसीएस का वेटेज बढ़ेगा आने वाले समय में। प्रीलिम्स में तो इस बार आपने देख ही लिया 1/4 पेपर आया था, अगले बार मेंस के मुख्य परीक्षा में भी 100% आएंगे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों में देख लेना, ठीक है। और उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा जिसके हरियाणा जीके पे कंट्रोल होगा, ध्यान रखिएगा। और आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। फैक्ट तो समझ में, मतलब फैक्ट तो याद होंगे धीरे धीरे, लेकिन ओनली फैक्ट से बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट भी पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, सो साथियों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।